अभी आप लोगों से चर्चा हो रही थी शासन के प्रमुख अंगों के बारे में, जिसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका की विस्तार से बातचीत की गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका की। और व्यवस्थापिका का कार्य विधि का निर्माण, कार्यपालिका का कार्य उसे क्रियान्वित करना। न्यायपालिका का कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए विधि के अनुरूप कार्य न होने की दशा में जो व्यक्ति या संस्था उसमें सम्मिलित है उसे दंडित करना, पनिशमेंट करना है न्यायपालिका का प्रमुख कार्य। आज हम चर्चा करते हैं न्यायपालिका की। सबसे पहले हम न्यायपालिका की जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उस पर बात करते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में एक अंग यह भी है और यह बात पहले भी चर्चा हुई, सरकार का यह अंग व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों की व्याख्या करके ऐसे व्यक्तियों को दंडित करता है जिन्होंने जाने अथवा अनजाने में कानूनों का उल्लंघन किया है। एक शब्द आया अनजाने। कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति अनजान नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए और वह कहे कि मुझे नहीं पता था, तो कानून उसे छोड़ेगा नहीं। यह सामान्य अवधारणा। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर यह नियम बन जाए उस व्यक्ति ने अनजाने में गलती कर दी तो इसको माफ़ कर दिया जाए, तो पता लगेगा कि जितने सारे लोग हैं सब लोग कहेंगे कि मुझे नहीं पता था। और यह साबित कर पाना बहुत ही कठिन और जटिल हो जाएगा कौन व्यक्ति जानकार है और कौन व्यक्ति अनजान है। ठीक है ना। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यह कह करके नहीं बच सकता हम अनजान थे, मुझे नहीं पता था। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। व्यवहारिक तौर पे यह भी पता है, चाहे कोई विद्वान अधिवक्ता हो, चाहे कोई विद्वान जज हो, वह भी संपूर्ण नियम, कानून, कायदे, अविधि को नहीं जानता। यह संभव नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति समस्त नियमों को जाने, समस्त विधियों को जाने व्यवहारिक तौर पर। परंतु सैद्धांतिक तौर पर यह मान्यता नहीं है, बल्कि आम नागरिक, आम जनता, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, संविधान के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि उसे भी उसकी जानकारी है। और सीधी सी बात है, यह उचित भी है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, इस नियम की जानकारी मुझे नहीं थी, इसकी वजह से हमसे ऐसा अपराध हो गया और सज़ा देने में दिक्कत, सुविधा हो सकती है और न्याय प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात बताऊं, सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है अच्छी तरह से कि कौन सा कार्य गलत है और कौन सा कार्य सही है। इसकी जानकारी उसे होती है। वह अलग बात है कि भारतीय संविधान के किस धारा के तहत या उससे संदर्भित किस नियमावली के तहत इसका उल्लेख किया गया है, यह अलग विषय है। परंतु उसे इतना तो जरूर पता लग जाता है कि यह कार्य सही है या गलत है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है। इस अवधारणा को समझते हुए, जानते हुए यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से अनजान नहीं है। ठीक है ना। और न्यायपालिका ही है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कौन रक्षा करता है? न्यायपालिका। किसकी रक्षा? स्वतंत्रता की, है ना। इसमें कुछ विचारक हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लॉर्ड ब्राइस का कथन है, आप नोट कर लें इसको। यदि कानून को बेईमानी या दुर्बलता, यदि कानून को बेईमानी या दुर्बलता और अस्थिरता के साथ कार्यान्वित किया गया तो अस्थिरता के साथ
कार्यान्वित किया गया तो व्यवस्था की सुरक्षा नहीं रहेगी। व्यवस्था की सुरक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि अपराधियों का जितना दमन दंड के सुनिश्चित होने से होता है, क्योंकि अपराधियों का जितना दमन दंड के सुनिश्चित होने से होता है, उतना उसकी कठोरता से नहीं होता। उतना उसकी कठोरता से नहीं होता। यदि अंधकार में न्याय का दीप बुझ जाए, यदि अंधकार में न्याय का दीप बुझ जाए तो वह अंधकार कितना भयानक होगा, इसका अनुमान लगाया जाना कठिन है। आप समझ सकते हैं, किसी सरकार की उत्तमता का सर्वोत्कृष्ट चिन्ह अच्छा न्याय विभाग है, क्योंकि साधारण नागरिक हित और सुरक्षा के लिए यह भावना आवश्यक है कि उसके साथ उचित न्याय शीघ्र किया जाएगा। न्यायपालिका की मीनिंग या न्यायपालिका का प्रमुख अर्थ यही है कि सहजता से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। न्यायपालिका के कार्य, उसके कार्य कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न काल में न्यायपालिका के थोड़ा अलग अलग कार्य हो सकते थे, लेकिन इस समय की जो आधुनिक काल में न्यायपालिका के जो कार्य हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। न्यायपालिका किन किन कार्यों कर रही है। नंबर 1 पे लिखिए कानूनों की व्याख्या। कानूनों की व्याख्या। कानून कौन बनाता? व्यवस्थापिका। कभी कभी भाषा की वजह से या किसी और कारण से कानून की व्याख्या जब स्पष्ट नहीं होती, या यह हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए विधि के संदर्भ में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, या यह हम कह सकते हैं कि लोग अपने अनुसार उस कानून की व्याख्या करते हैं जिसमें उनका खुद का स्वार्थ निहित होता है। इन परिस्थितियों में यह न्यायपालिका का कार्य है, या न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है, फर्ज है उसका कि उस विधि या उस कानून या उस नियम की व्याख्या करे और स्पष्ट करे कि जो नियम बना हुआ है वास्तव में इसका कथन क्या है या क्या कहना चाहता है। इसलिए न्यायपालिका के प्रमुख कार्य में यह कार्य है कानून की व्याख्या करना, विस्तार से उसके बारे में जानकारी देना, ताकि कानून का जो अर्थ है, वो जो नियम का अर्थ है, वह जानकारी हो जाए और प्रयोग में किसी प्रकार की असुविधा न हो, और किसी भी व्यक्ति या संस्था या समूह में किसी प्रकार कोई भ्रम हो तो वह भी दूर हो जाए। और न्यायपालिका द्वारा कानून की गई व्याख्या को सभी लोग मानते हैं।
ठीक है ना। यह है नियम में कैसे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है कि उसकी भाषा कुछ जटिल हो, या लोगों को समझने में किसी प्रकार का अंतर आ रहा हो, तो उसकी वह व्याख्या करता है। इसलिए कानून की व्याख्या का कार्य किसका है? न्यायपालिका का। नंबर 2, कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण सामान्यतया कानून का निर्माण का कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का। किसका है? परंतु कभी कभी ऐसे विवाद न्यायालय में प्रस्तुत हो जाते हैं, यदा कदा, अक्सर नहीं। ऐसी बातें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं जिसमें यह संकट खड़ा हो जाता है कि इस संदर्भ में पहले से कोई नियम या कोई विधि नहीं है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। इन दशाओं में निर्णय तो करना कार्य है जज का, और निर्णय जो करेगा वो न्याय संगत भी होना चाहिए। इस तरह के मामले जिस पर कानून चुप है या कानून में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, इस तरह के वाद प्रतिवाद जब न्यायालय में आते हैं यदा कदा, तो इन मामलों में न्यायपालिका जो विद्वान जज हैं उस पर निर्णय सुनाते हैं, क्योंकि निर्णय तो करना है, न्याय तो पीड़ित को दिलाना है, देना है। तो इन स्थितियों में वह निर्णय सुनाते हैं, ऑर्डर करते हैं, आदेश देते हैं, और जो उनके द्वारा निर्णय सुनाया जाता है उस मामलों में वाद प्रतिवाद में वही एक कानून का रूप धारण कर लेता है। कानून का रूप इसलिए धारण कर लेता है कि चूंकि उस संदर्भ में कानून चुप है, कानून मौन है, कानून शांत है, या कानून की किताबों में उसकी व्याख्या नहीं की गई और न्याय प्रभावित हो रहा है। इन स्थितियों में न्यायालय उसमें फैसला सुनाता है, और वह एक कानून की शक्ल, वैसे जैसे ही व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को मजबूती प्राप्त है, शक्ति प्रदान है, उसी तरह से न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को भी उसी तरह से सम्मान दिया जाता है, या उसके द्वारा नियत की गई विधि को उसी तरह से शक्ति प्रदान है जैसे व्यवस्थापिका के द्वारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं न्यायपालिका कानून बनाने वाली संस्था के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है ना। आगे विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा सरकार के तीनों अंग में किसी के साथ स्वतंत्र लगा है तो केवल है न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका के साथ क्या लगा है? स्वतंत्र न्यायपालिका। विवादों का निपटारा। विवाद के लिए कम से कम 2 पक्ष चाहिए, 2 या 2 से अधिक पक्ष का आपसी विवाद, 2 या 2 से अधिक पक्षों का विवाद, उसका निपटारा, उसको हल करना, उसका समाधान करना, यह कार्य किसका है? न्यायपालिका का। और किस प्रकार के विवाद होते हैं? दीवानी, फौजदारी, इसके अलावा राजस्व भी है। ठीक है ना। दीवानी में अचल संपत्तियों का विवाद, और फौजदारी में आप जानते ही हैं मारपीट, चोरी, छिनैती, डकैती, लूटपाट, दुष्कर्म, ये सब किसमें है? फौजदारी में। और राजस्व में जैसे किसी ने कोई लोन ले लिया है, कोई ने ऋण ले लिया है, किसी ने कर्ज ले लिया है, उसको नहीं भर पा रहा है, या कोई कर की वसूली है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इन स्थितियों में इस तरह की जो विवाद हैं वो राजस्व न्यायालय में जाते हैं। ठीक है ना। तो यह विवादों का निपटारा कौन करता? न्यायपालिका। ठीक है ना। और नंबर 4 में स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा। जो न्यायपालिका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य वो बताए जा रहे हैं आपको, संसार के विभिन्न देशों में जो न्यायपालिका की वर्किंग उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की चर्चा की जा रही है,
तो यह आप जान सकते हैं कि मौलिक अधिकार में ही स्वतंत्रता का भी अधिकार निहित है भारतीय संविधान। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को भारतीय संविधान का क्या कहा गया? संरक्षक कहा गया। क्या कहा गया? संरक्षक कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्रता का चाहे सवाल हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो या फिर उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा का सवाल हो, तो यह कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करती है। कौन? न्यायपालिका करती है। इसमें चांसलर कैंट विचारक हैं, उनका कथन नोट कर लें आप। चांसलर कैंट यदि अधिकारों की रक्षा हेतु कोई स्वतंत्र न्याय विभाग नहीं है, यदि अधिकारों की रक्षा हेतु कोई स्वतंत्र न्याय विभाग नहीं है तो शासन नष्ट हो जाएगा। अथवा शासन के अन्य विभाग इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, ये नंबर 4 था आपका, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा। नंबर 5, संविधान की रक्षा। जैसे अभी हमने आपसे कहा ना कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उसी तरह से संविधान की रक्षा भी करता है। कौन संविधान की रक्षा करता है? न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। संविधान के अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसको पनिश करने का काम, उसे दंडित करने का काम न्यायपालिका करती है। इस प्रकार से वह संविधान की रक्षा भी करती है, संविधान का रक्षक भी है और संविधान का संरक्षक भी है, इसीलिए उसको कहा गया। इसमें आप लॉर्ड ब्राइस के कथन को नोट कर लीजिए। लॉर्ड ब्राइस जब कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका की शक्तियों की, जब कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका की शक्तियों की अथवा संघात्मक राज्य में केंद्रीय शासन व राज्यों के शासन की शक्तियों की अथवा संघात्मक राज्य में केंद्रीय शासन व राज्यों के शासन की शक्तियों की सीमा के प्रश्न उठें, शक्तियों की सीमा के प्रश्न उठें, तब आधारभूत तथा सर्वोच्च कानून
तथा सर्वोच्च कानून होने के नाते संविधान के सही अर्थ का कानून होने के नाते संविधान के सही अर्थ का निर्णय न्यायालय द्वारा होना चाहिए। न्यायालय द्वारा होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ही इस बात का उचित और अधिकृत व्याख्याकार होता है। उचित और अधिकृत व्याख्याकार होता है। व्याख्याकार होता है कि आधारभूत लेखपत्र का निर्माण करते समय जनता का मंतव्य क्या था। जनता का मंतव्य क्या था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका किस प्रकार से संविधान की रक्षा करती है। इसीलिए उसको संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। उसको संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। नंबर 6, परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श संबंधी कार्य, सलाह देने का कार्य, एडवाइस देने का कार्य, परामर्श संबंधी कार्य। सलाह तो आप समझते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, वह न्यायपालिका से सलाह मांग सकती है, परामर्श मांग सकती है। न्यायपालिका किसी कानून संबंधी विषय पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को परामर्श प्रदान करती है। यह तब करती है जब कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उससे परामर्श मांगने पर आ जाती है। ऐसे नहीं, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका से कोई राय मांगी जाए, कोई परामर्श मांगी जाए, कोई सलाह मांगी जाए, तो ऐसी दशा में न्यायपालिका उसको परामर्श देती है, प्रदान करती है। कुछ जैसे उदाहरण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा था। देश के प्रथम राष्ट्रपति है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केरल शिक्षा विधेयक से संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा था। उच्चतम न्यायालय ने इस विधेयक की कुछ धाराओं को संविधान विरोधी घोषित किया। ठीक है ना, संविधान विरोधी घोषित किया। फलस्वरूप राष्ट्रपति ने अपनी आपत्तियों सहित उसे संसद को वापस लौटा दिया और बाद में इस पर तब हस्ताक्षर किए गए जबकि वे आपत्तियां दूर कर ली गई। ठीक है ना, हमारा एक व्यवस्था संघीय है, कानून बनाने का अधिकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों को भी है और भारत सरकार को भी। ठीक है ना, इसमें 3 सूचियां प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची पर संघ सरकार को, राज्य सूची पर जो विभिन्न प्रांतीय सरकार है इनको, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें चाहे प्रांत की या केंद्र की, संघ की, दोनों कानून बना सकती हैं। असमवर्ती सूची के संदर्भ में
किसी प्रांत द्वारा बनाया गया कानून और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून, दोनों में मतभेद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया, संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है या लागू होता है या उसे स्वीकार किया जाता है। नंबर 7, घोषणात्मक निर्णय देना। घोषणात्मक निर्णय देना। घोषणात्मक निर्णय देना, ऐसी व्यवस्था भारत और इंग्लैंड में है। घोषणात्मक निर्णय क्या है, इसको आप समझ लीजिए। किसी भी मामले में दो पक्ष, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी, जो पहले न्यायालय में जाता वादी और जो बाद में जाता उसी मामले में वह प्रतिवादी, दोनों पक्ष यह न्यायालय से चाहें कि आप इस पर कुछ ऐसा निर्णय दीजिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, तो न्यायालय उसमें निर्णय दे सकता है। और ऐसी व्यवस्था भारत और इंग्लैंड में है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो अनावश्यक व्यय है उससे बचत होती है और बेवजह की जो झंझट है उससे भी व्यक्ति या संस्था बच जाती है। नंबर 8, लेख जारी करना। लेख जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है, उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान में भी है। तो न्यायालय लेख जारी करता है। किस तरह का लेख जारी करता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अर्थात अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 30 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसका समाधान अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करना में बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेख समझते हो ना, आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, राइट। तो ये लेख है, आप लिख रहे हो, तो न्यायालय भी लेख जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायालयों का जो कार्य है वह यही है। भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था में भी जो न्यायपालिका कार्य है वह एक लेख जारी करता है। अब भारतीय संविधान में लेख की जो व्यवस्था है वह अनुच्छेद 32 तहत है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो पता होगा, किसी व्यक्ति को पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 24 घंटे के भीतर यात्रा समय निकाल करके सक्षम न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होता है। अगर वह नहीं प्रस्तुत कर रहा है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में अपनी गुहार लगा सकता है और ये कह सकता है कि पुलिस ने मेरे किसी परिजन को बंद कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है। कोर्ट उस पर आर्डर कर सकती है कि अमुक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले से नियम है, उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, आईपीसी सीआरपीसी बनी हुई। परमादेश, इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण, ये प्रमुख चीज़ें हैं जो दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो मना करता है, जो अपना कार्य नहीं करता उसको निर्देश देता है कि आप अपना कार्य करिए। इस तरह के लेख न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और 9वां इसमें अपराधियों को दंड देना, जिसको हम सब लोग जानते भी हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है या जनहित में बाधा उत्पन्न करता है
और न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ठीक है ना? अपराधियों को दंड देना, ठीक है। आरोप सिद्ध होने के बाद अपराधी को दंड देने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ये सामान्य सी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी कार्य हैं जो विविध कार्य हैं, जो अन्य कार्य की श्रेणी में रख सकते हैं कि न्यायपालिका के और कौन कौन से कार्य हैं। न्यायपालिका लावारिस मृतक व्यक्तियों की संपत्ति की व्यवस्था भी करती है। विवादग्रस्त मामलों पर किसी पक्ष के प्रार्थना लावारिस मृतक व्यक्तियों की संपत्ति की व्यवस्था करती है। विवादग्रस्त मामलों पर किसी पक्ष के प्रार्थना पत्र करने पर रिसीवर नियुक्त करती है और यह उस संपत्ति का भी संरक्षक नियुक्त करती है जिसके उत्तराधिकारी नाबालिग हों। विदेशियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करती है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो न्यायपालिका के क्षेत्र में आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अवयस्क है, बालिग नहीं है, नाबालिग है, यह आवश्यक है उसके लिए कोई अभिभावक चाहिए, कोई संरक्षक चाहिए जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। तो उसके लिए न्यायपालिका उचित व्यक्ति को उसका संरक्षक बनाती है, अभिभावक बनाती है कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाता है उसकी देखभाल, उसके हितों का संरक्षण वह करता रहेगा। इस प्रकार से न्यायपालिका के कार्यों में जो प्रमुख कार्य हैं उसमें आप नंबर 1 पर कानूनों की व्याख्या, कानूनों का निर्माण, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर विवादों का निपटारा, और 4 पर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा, 5 पर संविधान की रक्षा, परामर्श संबंधी कार्य, घोषणात्मक निर्णय देना, नंबर 8 पर लेख जारी करना, 9 पर अपराधियों को दंड देना, पनिशमेंट। ये समस्त कार्य न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं।